हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आरबी गुड आइडियाज। इस वीडियो सेशन में हम लोग क्लास 10 साइंस के चैप्टर 11 ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड के टर्म 1 एग्जाम का ब्लूप्रिंट और क्वेश्चन पैटर्न देखेंगे और साथ में इस चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट 25 एमसीक्यूज को करेंगे। ये एमसीक्यूज टर्म 1 के रिवाइज सिलेबस पर स्ट्रिक्टली बेस्ड हैं और प्रोवाइडेड टॉपिक्स के अंदर से निकालकर मैक्सिमम एमसीक्यूज को रेडी किया गया है। चलिए सबसे पहले इस चैप्टर की ब्लूप्रिंट देखते हैं। सीबीएसई के रिवाइज्ड सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको टर्म 1 के लिए इस चैप्टर से ओनली 4 टॉपिक्स ही पढ़ने हैं। नंबर 1 रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू प्रिज्म, नंबर 2 डिस्पर्शन ऑफ लाइट, नंबर 3 स्कैटरिंग ऑफ लाइट एंड नंबर 4 एप्लीकेशंस इन डेली लाइफ। आप चाहें तो कंफर्म होने के लिए सीबीएसई का ऑफिशियल रिवाइज्ड सिलेबस चेक कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, चेक इट आउट। अब टर्म 1 में इस चैप्टर से कितने मार्क्स के और कैसे कैसे क्वेश्चंस आएंगे ये जानना जरूरी है ताकि आप सही प्रिपरेशन कर सकें और अपने टारगेट को अचीव कर सकें। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से दिस चैप्टर इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट दिस टाइम। एग्जाम में ओनली 2 मार्क्स के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, ओनली 2 क्वेश्चंस ऑफ 1 मार्क ईच। सेक्शन ए में 1 एमसीक्यू और सेक्शन बी में 1 असर्शन एंड रीजनिंग क्वेश्चन, इसके अलावा कुछ भी नहीं। फाइनली इस चैप्टर से एमसीक्यू होगा, डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन हो सकता है, असर्शन एंड रीजनिंग होगा, बट न्यूमेरिकल बेस्ड या केस बेस्ड क्वेश्चंस नहीं आएंगे। तो फाइनली इस चैप्टर से एग्जाम में ओनली 2 मार्क्स के 2 क्वेश्चंस आएंगे, 1 एमसीक्यू और 1 असर्शन रीजन। बस तो इसी को ध्यान में रखकर इस चैप्टर को कवर कीजिए और बुल्स आई को टारगेट कीजिए। मेरी बात को क्रॉस चेक करने के लिए आप सीबीएसई के टर्म 1 के सैंपल पेपर को देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अब वापस चलते हैं इस चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज की ओर, लेकिन आपको मेरे से पहले आंसर्स देने की कोशिश करनी है और अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। अगर 1-2 मार्क्स कम आते हैं तो इट्स ओके, लेकिन ज्यादा मार्क्स कम आ रहे हैं तो आपको दोबारा से इस चैप्टर को पढ़ने की जरूरत है, इट्स अ मस्ट। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, द एंगल बिटवीन 2 लैटरल सरफेस ऑफ ए प्रिज्म इज कॉल्ड। प्रिज्म के 2 लैटरल सरफेस के बीच के एंगल को क्या कहते हैं? प्रिज्म एक 3 डायमेंशनल फिगर है जो रेक्टेंगल्स और ट्रायंगल्स को एक साथ सिस्टमेटिकली जोड़ने से बनता है। इसका बेस ट्रायंगुलर होता है जबकि इसका लैटरल सरफेस रेक्टेंगुलर होता है। आप यहाँ देख सकते हैं जहां पर 2 लैटरल सरफेस मिलते हैं वहां पर एक एंगल फॉर्म होता है जिसे एंगल ऑफ प्रिज्म कहते हैं। इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन डी, एंगल ऑफ प्रिज्म। सेकंड क्वेश्चन, विच रिलेशन ऑफ द एंगल ऑफ डेविएशन, एंगल ऑफ प्रिज्म, एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ इमर्जेंस इज करेक्ट? एंगल ऑफ डेविएशन, एंगल ऑफ प्रिज्म, एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ इमर्जेंस का कौन सा रिलेशन यहां पर करेक्ट है? एंगल ऑफ इंसिडेंस प्लस एंगल ऑफ इमर्जेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ प्रिज्म प्लस एंगल ऑफ डेविएशन। इट मीन्स एंगल आई प्लस एंगल ई इज इक्वल टू एंगल ए प्लस एंगल डी। अब एंगल डी को हम लोग आरएचएस में ही रहने देते हैं और एंगल ए को आरएचएस से उठाकर लेकर चले जाते हैं एलएचएस में, तो इसका पॉजिटिव साइन निगेटिव साइन में कन्वर्ट हो जाता है। इस तरह से आपके पास जो रिलेशन फॉर्म होता है वो होता है एंगल डी इज इक्वल टू एंगल आई प्लस एंगल ई माइनस एंगल ए। तो आपका आंसर हो गया ऑप्शन ए, एंगल डी इज इक्वल टू एंगल आई प्लस एंगल ई माइनस एंगल ए। थर्ड क्वेश्चन है, विच लाइट ट्रेवल्स फास्टर इन एनी मीडियम? दिए गए ऑप्शन में से कौन सी लाइट किसी भी मीडियम में तेज ट्रेवल करती है? जिस लाइट का वेवलेंथ मैक्सिमम होता है उसका डेविएशन मिनिमम होता है और वही लाइट किसी भी मीडियम में सबसे फास्ट ट्रैवल करती है। रेड लाइट का वेवलेंथ मैक्सिमम होता है इसलिए उसका डेविएशन मिनिमम है, इसलिए वो किसी भी मीडियम में फास्ट ट्रैवल करती है। इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन बी, रेड लाइट। फोर्थ क्वेश्चन, एनी लाइट दैट गिव्स ए स्पेक्ट्रम सिमिलर टू दैट ऑफ सनलाइट इज कॉल्ड। कोई ऐसी लाइट जो सनलाइट जैसा स्पेक्ट्रम दे तो उसे क्या कहेंगे? तो ऐसी कोई लाइट जो सनलाइट जैसा स्पेक्ट्रम फॉर्म करे उसे व्हाइट लाइट कहते हैं। सो द आंसर इज ऑप्शन ए, व्हाइट लाइट। फिफ्थ क्वेश्चन, ए रेनबो कैन ऑल्सो बी सीन ऑन अ सनी डे बाय लुकिंग एट द स्काई थ्रू ए। एक सनी डे यानी धूप वाले दिन भी रेनबो देखा जा सकता है अगर हम स्काई को इनमें से किसी एक से देखें तो। यानी आपको ऑप्शन में से उस नेचुरल स्ट्रक्चर का नाम बताना है। आप हिल, डेजर्ट या वैली के आर पार नहीं देख सकते, लेकिन वाटरफॉल के आर पार देख सकते हैं। लेकिन ये जरूरी है कि उस टाइम आसमान में सूरज निकला हुआ हो
और आप वाटरफॉल के गिरते पानी से सूरज के अपोजिट डायरेक्शन में या वाटरफॉल के सामने सूरज के अपोजिट डायरेक्शन में वाटरफॉल के ऊपर देख रहे हो, तब आपको वहां पर भी रेनबो दिखेगा। इसलिए आंसर है ऑप्शन बी, वाटरफॉल। सिक्स्थ क्वेश्चन, द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कॉज्ड बाय द लेयर्स ऑफ एयर इज कॉल्ड। एयर की लेयर से होने वाले रिफ्रैक्शन को क्या कहते हैं? एयर की कई लेयर्स हैं जो एक के ऊपर एक सेट हैं। इनकी डेंसिटी अलग अलग है। जब लाइट इनसे क्रॉस करती है तो ये लेयर्स उसका रिफ्रैक्शन कर देती हैं। चूंकि ये रिफ्रैक्शन एयर में होता है या एटमॉस्फेयर में होता है, इसलिए इसे एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन कहते हैं। इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन सी, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। सेवेंथ क्वेश्चन है, द सनलाइट रीचिंग आवर आईज इंक्रीजेस एंड डिक्रीजेस कंटिन्यूअसली ड्यू टू। हमारी आंखों तक पहुंचने वाली सनलाइट लगातार घटती बढ़ती रहती है, ऐसा क्यों होता है? सनलाइट एटमॉस्फेयर को क्रॉस करके हमारी आईज तक पहुंचती है। एटमॉस्फेयर में एयर की कई लेयर्स हैं जिनकी डेंसिटी भी अलग अलग है। जब इनसे सनलाइट पास करती है तो उसका बार बार रिफ्रैक्शन होता है, जिससे वो घटती बढ़ती हुई सी मुझे और आपको लगती है। इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर हो गया ऑप्शन सी, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सनलाइट कमिंग फ्रॉम द लेस डेंस टू मोर डेंस एयर इज रिफ्रैक्टेड। जब सनलाइट किसी लेस डेंस एयर से मोर डेंस एयर में इंटर करती है तो उसका रिफ्रैक्शन किस ओर होता है? जब सन होराइजन से थोड़ा सा यानी स्लाइटली नीचे होता है तो उस टाइम सनलाइट लेस डेंस एयर से मोर डेंस एयर में इंटर करते हुए नीचे की ओर रिफ्रैक्ट करती है, यानी उसका डाउनवर्ड रिफ्रैक्शन होता है। इसलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, डाउनवर्ड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ब्लू लाइट प्रेजेंट इन सनलाइट इज स्कैटर्ड 10 टाइम्स मोर देन दी। सनलाइट में प्रेजेंट ब्लू लाइट किस लाइट से 10 गुना ज्यादा स्कैटर होती है? जब सनलाइट एयर से पास करती है तो उसका ब्लू पार्ट एयर के चार्ज पार्टिकल्स को रेड पार्ट की तुलना में ज्यादा तेजी से ऑसिलेट करता है। जो कलर इन चार्ज पार्टिकल्स को जितना ज्यादा फास्टली ऑसिलेट करता है, वही कलर उतना ही ज्यादा स्कैटर होता है। चूंकि ब्लू लाइट एयर के चार्ज पार्टिकल्स को रेड की कंपैरिजन में 10 गुना ज्यादा फास्टली ऑसिलेट करती है, इसलिए रेड से 10 गुना ज्यादा स्कैटर भी होती है। इसलिए क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन सी, रेड लाइट। 10th क्वेश्चन है, टिंडल इफेक्ट कॉजिंग स्कैटरिंग ऑफ लाइट इज सीन इन ए। टिंडल इफेक्ट जो लाइट को स्कैटर करता है वो इनमें से किसमें देखा जा सकता है? जब लाइट कोलाइडल सॉल्यूशन से पास करती है तो उसकी स्कैटरिंग होती है और इस इवेंट को हम लोग टिंडल इफेक्ट कहते हैं। इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन ए, कोलाइडल सॉल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्काई अपीयर्स ब्लैक टू द पैसेंजर्स फ्लाइंग एट हायर एल्टीट्यूड्स because scattering of light is not prominent at such height due to the absence of. Next question, the sky appears black to the passengers flying at higher altitudes because scattering of light is not prominent at such height due to the absence of. अधिक ऊंचाई पर उड़ान भरने वाले पैसेंजर्स को आसमान काला दिखाई देता है क्योंकि वहां पर स्कैटरिंग ऑफ लाइट ज्यादा प्रभावशाली नहीं होती है। किसके एब्सेंस यानी अनुपस्थिति के कारण ऐसा होता है? लाइट का अपने ओरिजिनल पाथ से भटककर सारी डायरेक्शंस में बिखर जाना स्कैटरिंग ऑफ लाइट कहलाता है। स्कैटरिंग के प्रोसेस में सबसे इंपॉर्टेंट रोल पार्टिकल्स का होता है। हाई एल्टीट्यूड पर पार्टिकल्स नहीं पाए जाते, इसलिए स्कैटरिंग नहीं होती और इसीलिए आसमान ब्लू के बजाय काला दिखाई देता है। इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन बी, पार्टिकल्स। नेक्स्ट, near the horizon, which of the light and wavelengths are mostly scattered away by the particles? होराइजन के नजदीक कौन सी लाइट और कौन सी वेवलेंथ पार्टिकल्स द्वारा सबसे ज्यादा स्कैटर की जाती है? होराइजन के नजदीक ब्लू लाइट और शॉर्ट वेवलेंथ पार्टिकल्स द्वारा सबसे ज्यादा स्कैटर किए जाते हैं और इसी कारण से सुबह और शाम में स्काई रेड या ऑरेंज लगता है। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, ब्लू लाइट एंड शॉर्टर वेवलेंथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए प्रिज्म एबीसी विथ बीसी एज बेस इज प्लेस्ड इन डिफरेंट ओरिएंटेशंस। ए नैरो बीम ऑफ व्हाइट लाइट इज इंसिडेंट ऑन द प्रिज्म एज शोन इन फिगर। In which of the following cases, after dispersion, the sixth color from the top corresponds to the color of the sun?
एक प्रिज्म ABC है जिसका बेस BC है। इस प्रिज्म को अलग अलग पोजीशन में रखा गया है। एक पतली लाइट बीम प्रिज्म पर इंसिडेंट है। इनमें से किस केस में डिस्पर्शन के बाद टॉप से सिक्स्थ कलर सन का कलर होगा, यानी किस केस में टॉप से छठा कलर ऑरेंज कलर होगा। फिगर 2 फिगर 1 का जस्ट अपोजिट है। फिगर 1 में ऑरेंज कलर सेकंड रो में है। फिगर 2 में यही ऑरेंज कलर टॉप से सिक्स्थ रो में आ रहा है, इसलिए फिगर 2 में टॉप से सिक्स्थ कलर सन का कलर यानी ऑरेंज कलर आ रहा है। फिगर 2 है ऑप्शन बी में, इसलिए आंसर है ऑप्शन बी फिगर 2। इस चैप्टर से टर्म 1 में एजर्शन एंड रीजन बेस्ड क्वेश्चन भी आएगा, इसलिए कुछ एजर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन भी कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 पर चलते हैं। एजर्शन, द स्टार्स ट्विंकल व्हाइल द प्लैनेट्स डू नॉट। रीजन, द स्टार्स आर मच बिगर इन साइज देन द प्लैनेट्स। यानी एजर्शन है तारे टिमटिमाते हैं जबकि प्लैनेट्स नहीं टिमटिमाते। उसका रीजन है तारे साइज में प्लैनेट से बहुत बड़े होते हैं। इस क्वेश्चन में एजर्शन और रीजन दोनों करेक्ट हैं, लेकिन रीजन में एजर्शन को सही से एक्सप्लेन नहीं किया गया है। ऐसे में ऑप्शन बी आंसर बनता है, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट है एजर्शन, ब्लू कलर ऑफ स्काई अपीयर्स ड्यू टू स्कैटरिंग ऑफ ब्लू कलर। रीजन, ब्लू कलर हैज शॉर्टेस्ट वेवलेंथ इन विजिबल स्पेक्ट्रम। एजर्शन कहता है ब्लू कलर के स्कैटरिंग के कारण स्काई ब्लू दिखता है। रीजन है विजिबल स्पेक्ट्रम में ब्लू कलर का वेवलेंथ शॉर्टेस्ट होता है। इस क्वेश्चन में एजर्शन और रीजन दोनों करेक्ट हैं और रीजन में एजर्शन को परफेक्टली एक्सप्लेन किया गया है, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, एजर्शन, the light of violet color deviates the most and the light of red color the least while passing through a prism. Reason है for a prism material refractive index is highest for red light and lowest for the violet light. यानी एजर्शन में कहा जा रहा है कि प्रिज्म से पास करते टाइम वायलेट कलर का सबसे ज्यादा डेविएशन होता है और रेड कलर का सबसे कम। रीजन में बताया जा रहा है कि एक प्रिज्म मटेरियल में रेड लाइट के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हाईएस्ट होता है और वायलेट लाइट के लिए लोएस्ट होता है। गिवन क्वेश्चन में एजर्शन और रीजन दोनों सही हैं, लेकिन रीजन में एजर्शन को रीजन में करेक्टली एक्सप्लेन नहीं किया गया है, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट, एजर्शन, rainbow is an example of the dispersion of sunlight by the water droplets. Reason, light of shorter wavelength is scattered much more than light of larger wavelength. यानी एजर्शन है रेनबो पानी की बूंदों द्वारा सनलाइट के डिस्पर्शन का एक एग्जाम्पल है, जबकि रीजन में बताया जा रहा है कि लार्ज वेवलेंथ वाली लाइट से ज्यादा शॉर्ट वेवलेंथ वाली लाइट स्कैटर होती है। यहाँ पर एजर्शन और रीजन दोनों करेक्ट है, बट रीजन में एजर्शन को परफेक्टली एंड करेक्टली एक्सप्लेन नहीं किया गया है, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है एजर्शन, रेड लाइट हैज द मैक्सिमम वेवलेंथ एंड वायलेट लाइट हैज द मिनिमम वेवलेंथ। रीजन है रेड लाइट डेविएट्स लीस्ट व्हाइल वायलेट लाइट डेविएट्स मैक्सिमम। एजर्शन है रेड लाइट का वेवलेंथ मैक्सिमम होता है और वायलेट लाइट का वेवलेंथ मिनिमम होता है। रीजन है रेड लाइट सबसे कम डेविएट करती है जबकि वायलेट लाइट सबसे ज्यादा डेविएट करती है। यहाँ पर एजर्शन एंड रीजन दोनों करेक्ट हैं और रीजन में एजर्शन को पूरा सही एक्सप्लेन किया गया है, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग फेनोमेना इज बेस्ड ऑन एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। नीचे दिए गए ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन पर बेस्ड है। टिंडल इफेक्ट और कलर ऑफ सन एट सनराइज ये दोनों स्कैटरिंग ऑफ लाइट पर बेस्ड है, जबकि ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन पर बेस्ड है, इसलिए आंसर है ऑप्शन सी, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स। नेक्स्ट है द कलर ऑफ स्कैटर्ड लाइट डिपेंड्स ऑन। स्कैटर्ड लाइट का कलर किस पर डिपेंड करता है। स्कैटर्ड लाइट का कलर दो फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। नंबर 1 स्कैटरिंग पार्टिकल्स के साइज पर और नंबर 2 लाइट के वेवलेंथ पर, यानी ऑप्शन ए और ऑप्शन बी दोनों।
इसलिए इसका आंसर है ऑप्शन सी, बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन गिवन फिगर ए लाइट रे ए बी इज इंसिडेंट नॉर्मली ऑन वन फेस पी क्यू एट एन इक्विलैटरल ग्लास प्रिज्म, फाइंड आउट द एंगल्स एट फेसेस पी क्यू एंड पी आर। दिए गए फिगर में एक लाइट रे ए बी एक इक्विलैटरल ग्लास प्रिज्म के एक फेस पी क्यू पर नॉर्मली इंसिडेंट है, फेस पी आर पर एंगल का पता लगाइए। फेस पी क्यू पर लाइट रे का कोई डेविएशन नहीं होगा क्योंकि ये नॉर्मली इंसिडेंट हो रही है। अब फेस पी आर पर एंगल को कैलकुलेट करेंगे। इसके लिए एक्सटर्नल एंगल थ्योरम का यूज करेंगे। एंगल बी सी आर इज इक्वल टू एंगल पी बी सी प्लस एंगल बी पी सी। यहाँ पर एंगल बी सी आर एक्सटीरियर एंगल है, ये है वो एक्सटीरियर एंगल। एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू दी टू इंटीरियर अपोजिट एंगल्स, इसलिए बी सी आर के बदले में हम लोग लिखेंगे आर प्लस 90, पी बी सी का वैल्यू लिखेंगे 90 डिग्री और एंगल बी पी सी का वैल्यू लिखेंगे 60 डिग्री। 90 डिग्री को LHS से RHS में ले जाएंगे तो निगेटिव हो जाएगा। 90 से 90 को कैंसिल कर देंगे, R का वैल्यू आ जाएगा 60 डिग्री। तो फेस पी आर पर 60 डिग्री का एंगल फॉर्म होगा, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन ए 60 डिग्री। नेक्स्ट, ए थिन प्रिज्म P1 with angle 4 degree and made from glass of refractive index 1.54 is combined with another prism P2 made from glass of refractive index 1.92 to produce dispersion without deviation, then the angle of the prism P2 is। एक थिन प्रिज्म P1 है जिसका एंगल 4 डिग्री है। ये प्रिज्म रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.54 वाले एक गिलास से बना हुआ है। एक दूसरा प्रिज्म P2 है जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.92 वाले एक गिलास से बना है। P1 और P2 को एक साथ इस तरह कंबाइन कर दिया गया है ताकि बिना किसी डेविएशन के डिस्पर्शन हो सके। तो P2 प्रिज्म का एंगल क्या है? डिस्पर्शन विदाउट डेविएशन का फॉर्मूला है Ri1-1 इंटू A1 इक्वल टू Ri2-1 इंटू A2। पहले वाले रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वैल्यू 1.54 -1 और एंगल ऑफ प्रिज्म है उसका 4 डिग्री। दूसरे वाले प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.92 -1 और उसका एंगल ऑफ प्रिज्म हमको निकालना है, उसको लिखेंगे A2। 1.54 में से 1 को माइनस करेंगे 0.54 इंटू 4 डिग्री इक्वल टू 1.92 में से 1 को माइनस करेंगे 0.92 इंटू A2। देन A2 विल बी 0.54 इंटू 4 बाई 0.92। मल्टीप्लाई करने पर आएगा 2.16, इसको 0.92 से डिवाइड करेंगे, आंसर आएगा A2 का 2.34, जिसको राउंड ऑफ करके आंसर लिखेंगे A2 इक्वल टू 2.3। इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन ए 2.3 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, light rays are deviated by a prism. The deviation angle D is measured for light rays of different frequency including blue light and red light. Which graph is correct? एक प्रिज्म द्वारा लाइट रेज डेविएट होती हैं, डेविएशन एंगल D को नाप लिया जाता है। इस डेविएशन एंगल को डिफरेंट फ्रीक्वेंसी की लाइट रेज के लिए नाप लिया जाता है जिसमें ब्लू और रेड लाइट भी शामिल है। तो बताना है कि कौन सा ग्राफ सही है। जब व्हाइट लाइट एक प्रिज्म से गुजरती है तो 7 कलर्स में बंट जाती है, जिसमें रेड कलर का डेविएशन सबसे कम और ब्लू कलर का डेविएशन सबसे ज्यादा होता है। रेड लाइट का वेवलेंथ ब्लू लाइट से ज्यादा होता है। चूंकि फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ की इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, इसलिए जिसकी वेवलेंथ जितनी ज्यादा होगी उसकी फ्रीक्वेंसी उतनी ही कम होती है। तो रेड कलर की फ्रीक्वेंसी कम और ब्लू कलर की फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, इसलिए करेक्ट ग्राफ है ऑप्शन डी और यही आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इवन इन एब्सोल्युटली क्लियर वाटर ए डाइवर कैन नॉट सी वेरी क्लियरली बिकॉज। बिल्कुल क्लियर वाटर में भी एक गोताखोर साफ साफ नहीं देख पाता है। क्यों? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि पानी में आई लेंस का फोकल लेंथ चेंज हो जाता है, जिससे इमेज साफ साफ रेटिना पर फोकस नहीं हो पाती है। इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन डी, फोकल लेंथ ऑफ द आई लेंस इन वाटर गेट्स चेंज्ड एंड द इमेज इज नो लॉन्गर फोकस शार्पली ऑन द रेटिना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, a glass slab is placed over a page on which the word Vibgyor is printed with each letter in corresponding color.
देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। एक गिलास स्लैब को एक पेज के ऊपर रखा गया है, उस पेज पर विबग्योर छपा है और हर लेटर का अपना कलर है, जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? किसी लाइट का वेवलेंथ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, जबकि इमेज शिफ्ट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। किसी भी मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वायलेट लाइट के लिए मैक्सिमम होता है, इसलिए लेटर वी जिसे वायलेट कलर में लिखा गया है उसकी शिफ्टिंग सबसे ज्यादा होगी और वो सबसे ऊपर उठा हुआ लगेगा। इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन बी, लेटर वी इज रेज्ड मोर। लास्ट क्वेश्चन है, विच अमंग्स द गिवन रेडिएशन इज प्रीफर्ड फॉर टेकिंग फोटोग्राफ्स इन फॉग। कोहरे में फोटोग्राफ लेने के लिए इनमें से किसे प्रीफर किया जाता है? इन चारों ऑप्शंस में से इंफ्रारेड रेडिएशन की वेवलेंथ मैक्सिमम और फ्रीक्वेंसी मिनिमम होती है। एनर्जी फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। इंफ्रारेड रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी कम होने के कारण उनकी एनर्जी भी कम होती है, इसलिए फॉग के छोटे छोटे पार्टिकल्स के द्वारा इनकी बहुत कम स्कैटरिंग होती है, इसलिए इंफ्रारेड रेडिएशन को प्रीफर किया जाता है। अगर ऑर्डिनरी लाइट या माइक्रोवेव या एक्सरे को यूज किया जाएगा तो हायर फ्रीक्वेंसी के कारण इन तीनों की स्कैटरिंग बहुत ज्यादा होगी और फोकस सही नहीं होने के कारण इमेज धुंधली या बहुत डिम होगी। इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन बी, इंफ्रारेड। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट चैप्टर के साथ। साइंस के टर्म 1 के सारे चैप्टर्स के एमसीक्यू की वीडियोस अपलोड हो चुकी हैं, तो प्लेलिस्ट विजिट करके उनको देख डालिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सीरीज है और बहुत हार्ड वर्क करके आपके लिए बनाता हूं, इसलिए खुद भी वीडियो को देखिए और दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। इससे वीडियो आपके लिए और भी हेल्पफुल होगी। अगर आप चैनल पर पहली बार जुड़े हैं और पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी क्लिक कर दीजिए, इससे आपको और ज़्यादा बेनिफिट ही होगी। टेक केयर एंड गुड बाय।